तो इसका मतलब है कि ये दुश्मन एजेंट हमारे सिरों तक पहुंच गए हैं। तुम सब निकम्मे हो, अहमक हो, यही तुम्हारा हिफाजती निज़ाम है। इसी निज़ाम की वजह से तुमने लेबॉर्ट्री को नाकाबिले तस्हीर कहना शुरू कर दिया था। ओवर। डॉक्टर डिश फट पड़ा। इसी निज़ाम की वजह से तो वो पकड़े गए हैं जनाब। यहाँ अगर कंप्यूटर चेकिंग निज़ाम ना होता तो वो कैसे पकड़े जाते। दूसरी तरफ से सियाफ ने जवाब दिया और डॉक्टर डिश्मे को उसके अल्फाज पकड़ने पर और भी गुस्सा आ गया। इसका मतलब था कि दुश्मन एजेंट अभी जिंदा थे और जबकि उसे ऊपर से डायग्राम मंगवाने के लिए स्पेशल में खोलना था। और दुश्मन एजेंटों की ज़िंदगी में वो ये रिस्क कैसे ले सकता था। चनाचे उसने फ़ौरन सियाफ को एजेंटों को हलाक करने का हुक्म दे दिया और फिर उनकी हलाकत की रिपोर्ट देने का हुक्म भी दिया। सियाफ ने जब कदरे तज़ब्ज़ुब का इजहार किया तो डॉक्टर डिश्मे को उसे बताना पड़ा कि चूँकि एक ख़ास मकसद के लिए लेबॉर्ट्री का स्पेशल में खोलना मकसूद है, इसलिए उन दुश्मन एजेंटों की फौरी हलाकत इंतहाई ज़रूरी है। इस पर सियाफ हुक्म की तामील के लिए रजामंद हो गया और डॉक्टर डिश्मे ने स्पेशल ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे उठाकर जेब में रखते हुए वो फौरी तौर पर ऑपरेशनल फील्ड में लेबॉर्ट्री पहुँचे ताकि इस नई सूरत हाल पर अपने साथियों से बातचीत कर सकें। और इस वक्त वो लेबॉर्ट्री के ही एक बड़े कमरे में मौजूद थे। उनके साथ 3 अफराद थे और वो सब दुश्मन एजेंटों के लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाने और लुबानों की हलाकत के बारे में बातचीत में मसरूफ़ थे। मेरा तो अब यही ख्याल है डॉक्टर डिश्मे कि हमें इस मौका पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऊपर मौजूद तमाम अफराद को एसवीटी रेस की मदद से हलाक कर देना चाहिए ताकि लेबॉर्ट्री हर सूरत में महफूज रह सके। एक आदमी ने सर हिलाते हुए कहा, सोच लो डॉक्टर हाम्बर, ऊपर 50-60 रोज स्याही मुसल्लिह फौजी मौजूद हैं। उनका इस तरह कत्लेआम कहीं कहीं बाद में हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। डॉक्टर डिश्मे ने सर हिलाते हुए कहा, सर, आखिर सब के इस कत्लेआम की क्या ज़रूरत है? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। ऊपर हमारे आदमी मौजूद हैं, दुश्मन एजेंट पकड़े जा चुके हैं, आपने उनका कत्लेआम का हुक्म दे दिया है, जाहिर है वो आसानी से हलाक कर दिए जाएंगे, फिर क्या खतरा है? आखिर डॉक्टर हाम्बर मुसलसल सबके कत्ल की बात क्यों कर रहे हैं? एक और आदमी ने कहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुमने देखा नहीं कि डॉक्टर डिश्मे को सियाफ के हुक्म दिए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन बावजूद कॉलिंग के कोई स्पेशल ट्रांसमीटर का जवाब ही नहीं दे रहा। इसका यही मतलब है कि ऊपर कोई लंबी गड़बड़ हो चुकी है और वो दुश्मन एजेंट जो इंतहाई फूल प्रूफ हिफाजती इंतजाम के बावजूद ना सिर्फ यहाँ लेबॉर्ट्री के सर पर पहुँच गए बल्कि उन्होंने लुबानो जैसे एजेंट को भी मार डाला। ऐसे लोग शायद इतनी आसानी से ना मर सकें जितना आप लोग समझ रहे हैं। और फिर सबसे अहम मसला ये है कि हमें काम आगे बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर वो डायाग्राम चाहिए और डायाग्राम के हसूल के लिए स्पेशल भी खोलना पड़ेगा। अगर वो दुश्मन एजेंट हमारे ही आदमियों के रूप में लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंच गए तब। डॉक्टर हाम्बर ने तलह लहजे में बात करते हुए कहा, डॉक्टर हाम्बर की बात दुरुस्त है, हमें इस मौका पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर डिश्मे ने कहा, लेकिन उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती अचानक डॉक्टर डिश्मे के सामने मेज़ पर रखे हुए स्पेशल ट्रांसमीटर में से कॉल आनी शुरू हो गई और डॉक्टर डिश्मे समेत सब लोग बेएहतियात चौंक पड़े। डॉक्टर डिश्मे ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर स्पेशल ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, सिक्योरिटी इंचार्ज साफ कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर में से साफ की आवाज़ बरामद हुई, मैं डॉक्टर डिश्मे बोल रहा हूँ, तुमने इतनी देर क्यों लगाई है? कॉल करने में इस दौरान इसमें 10-12 बार तुम्हें कॉल कर चुका हूँ, मगर तुमने एक बार भी कॉल अटेंड नहीं की। ओवर। डॉक्टर डिश्मे ने तेज़ और गुस्सैले लहजे में कहा, सॉरी सर, मैं उन दुश्मन एजेंटों की हलाकत के सिलसिले में मसरूफ़ रहा। उनकी तादाद 6 थी, उनमें से 5 तो हलाक हो गए मगर एक फ़रार होने में कामयाब हो गया और वह चट्टानों में छुप गया। इसके लिए मुझे सारी फोर्स को काम पर लगाना पड़ा और फिर शदीद जदोजहद के बाद उसे ट्रेस करके हलाक किया गया और अभी चंद मिनट पहले उसकी लाश यहाँ लाई गई है। तब पूरी तरह इत्मीनान हो जाने के बाद मैंने आपको कॉल किया है। ओवर। सियाफ ने मोदबाना लहजे में तफसील से जवाब देते हुए कहा, तो आप सब हलाक हो गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? ओवर। डॉक्टर डिश्मे ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा, यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से सियाफ ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद कॉल करता हूँ, अभी मैं एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। ओवर एंड ऑल, डॉक्टर डिश्मे ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब क्या ख्याल है डॉक्टर हाम्बर, क्या आप स्पेशल में खोल कर किसी और को ऊपर डायग्राम लेने के लिए भेजा जाए? लेकिन सच्ची बात यह है कि सियाफ की रिपोर्ट से मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। डॉक्टर डिश्मे ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ जनाब, इसलिए हमें इस मौका पर इंतहाई कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए।
मेरा ख्याल है क्यों ना हम बाकायदा चेकिंग कर लें। डॉक्टर हामर ने कहा। चेकिंग? वो किस तरह? यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि हम यहाँ बैठे ऊपर इमारत की चेकिंग करें। हमारे जहन में ये तसव्वुर भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है, वरना हम लाजमन ऐसा सिस्टम पहले ही कायम कर देते। डॉक्टर डिशमी ने कदरे मायूसाना लहजे में बात करते हुए कहा। जनाब, बगैर चेकिंग के हमें वाकई कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल बेहद ख़तरनाक है। हमारी मामूली सी गफलत पूरे मिशन को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दोचार कर सकती है। दूसरे आदमी ने कहा। तो फिर चेकिंग का कोई तरीका भी बताओ, या हम यहाँ बैठे बस बातें ही करते रहेंगे। डॉक्टर डिशमी ने उलझे हुए लहजे में कहा। जनाब, मेरे जहन में एक तरीका आया है, अगर आपको पसंद हो तो। तीसरे आदमी ने कहा। बताओ डॉक्टर शेफ, जल्दी बताओ। डॉक्टर डिशमी ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। जनाब, ऑपरेशन फील्ड के जनूब मगरबी हिस्से में 011 सुरंग मौजूद है। आप ऐसा करें कि उस सुरंग को खोल दें, और जो आदमी उस सुरंग के ज़रिए बाहर जाए वो अपने साथ अपनी 9 रॉकेट मिसाइल साथ ले जाए। ये सुरंग मगरबी पहाड़ियों में जा निकलती है, जहाँ से लेबॉर्ट्री के ऊपर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिस का जनूबी खुला हुआ हिस्सा बिल्कुल सामने होता है। इन पहाड़ियों से हम अपनी 9 रॉकेट आसानी से सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर फायर कर सकते हैं। इस तरह आनन फानन सिक्योरिटी ऑफिस में मौजूद हर शख्स बेहोश हो जाएगा, और ये बेहोशी कम से कम 10 घंटों से पहले ख़त्म नहीं हो सकती। रॉकेट फायर करने के बाद हम इत्मीनान से सिक्योरिटी ऑफिस में दाखिल हो सकते हैं, और वहाँ से हम स्टोर में जाकर डायग्राम हासिल करके उस सुरंग के रास्ते वापस आकर सुरंग बंद कर दें। इस तरह ऊपर मौजूद कोई भी आदमी, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, उसे मालूम भी ना हो सकेगा, और हम अपना काम कर लेंगे। इसके बाद जब हमारा मिशन मुकम्मल हो जाए, तब बाद में हम रूसिया से कॉल करके वहाँ से खसूसी पोत मंगवा कर मुकम्मल चेकिंग कराकर लेबॉर्ट्री और ऑपरेशनल फील्ड खोल सकते हैं। डॉक्टर शेफ ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। तुम्हारी तजवीज़ वाकई लाजवाब है, लेकिन इस लोबानों ने ऊपर कंप्यूटर कंट्रोल 011 रेस का निज़ाम फायर फैला रखा है। अगर कोई अजनबी उनमें से किसी टारगेट में भी दाखिल हो तो ये रेस उसे फ़ौरन बेहोश कर देती हैं, और हमें ये मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ ये रेस काम कर रही हैं। डॉक्टर डिशमे ने कहा। ओ सर, फिर ऐसा है कि अपनी कि 89 रॉकेट की बजाय 81 फायर कर दिया जाए। इस तरह कंप्यूटर के साथ साथ वहाँ मौजूद तमाम मशीनरी जामिद हो जाएगी, और फिर वहाँ मौजूद सब लोग बेहोश भी हो जाएंगे। डॉक्टर हामर ने कहा। ओह यस, ये ठीक है। इस तरह हर किस्म का खतरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फ़ौरन इसका बंदोबस्त करो। और सुनो, मैं साथ जाऊँगा। मैं खुद उस सिक्योरिटी ऑफिस को चेक करना चाहता हूँ। डॉक्टर डिशमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। बॉस, आप उस स्टाफ को कॉल करके कह दें कि अब उन्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं रही, काम हो गया है। इस तरह बाहर सब लोग मुतमईन हो जाएंगे। डॉक्टर हामर ने उठते हुए कहा, और डॉक्टर डिशमी ने सिर हिलाते हुए एक बार फिर ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस लेबॉर्ट्री और ऑपरेशन फील्ड का कोई ना कोई नक्शा लाजमन जहाँ मौजूद होगा। बताओ किधर है वो? इमरान ने सामने कुर्सी पर बैठे हुए सियाफ से मुखातिब होकर कहा। कोई नक्शा नहीं, सियाफ ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। सिवाय लाला के बाकी सब इमारत में फैल जाओ और जहाँ की मुकम्मल तलाशी लो। मुझे यकीन है कि लोबानों ने ऐसा नक्शा लाजमन जहाँ रखा होगा। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। अगर लोबानों के पास नक्शा होता तो मुझे लाजमन मालूम होता। मैं जहाँ का असल इंचार्ज हूँ, इसलिए यकीन करो कि यहाँ कोई नक्शा नहीं है। सियाफ ने होंठ बींचते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीख पड़ा, और उसके साथ ही कमरा ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से भी गूंज उठा। ये थप्पड़ तनवीर ने सियाफ के चेहरे पर मारा था। नवाबों की तरह बैठे बकवास कर रहे हो, जल्दी बताओ कहाँ है नक्शा? तनवीर ने गिराते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ कोई नक्शा नहीं है, सियाफ ने होंठ चबाते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो एक बार फिर चीख उठा, क्योंकि तनवीर का दूसरा थप्पड़ पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार था। बताओ, वरना मैं तुम्हारी एक एक बोटी अलहदा कर दूंगा। तनवीर ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में गिराते हुए कहा। 1 मिनट तनवीर, इसका चेहरा बता रहा है कि वाकई कोई नक्शा नहीं है, लेकिन आखिर अब जबकि डॉक्टर डिशमी ने कह दिया है कि उसे स्पेशल में खोलने की ज़रूरत ही नहीं रही, तो फिर उसके उस साथी सियाफ की भी ज़रूरत नहीं रही। अब वो हमें खुद ही कोई ना कोई रास्ता उस लेबॉर्ट्री या ऑपरेशनल फील्ड में जाने के लिए तलाश करना पड़ेगा। इसलिए उसे बाहर ले जाओ और गोली मारकर हलाक कर दो। इमरान ने यकलखसर लहजे में बात करते हुए कहा। चलो तनवीर। तनवीर ने एक झटके से सियाफ को गिरेबान से पकड़कर कुर्सी से उठाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। सियाफ ने इंतहाई दहशत ज़दा लहजे में कहा। उसका चेहरा इमरान की बात सुनकर और तनवीर का जारहाना अंदाज देखकर हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। उसके हाथ इस तरह उसके उकब में बंधे हुए थे। तनवीर उसे खींच कर घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले चला।
वो बिल्कुल इसी अंदाज में उसे घसीट कर ले जा रहा था जैसे कसाई ज़बह होने वाले बकरे को घसीटता है। रुक जाओ मैं बताता हूँ, रुक जाओ। जकला सियाफ ने दहशत से चीखते हुए कहा, रुक जाओ। इमरान ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। सैफ का जिस्म मौत की दहशत से बुरी तरह लर्ज रहा था। उसका खौफ बचा था क्योंकि इसके साथ ही लियानो को उन्होंने उसके सामने ही इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से गोलियों से उड़ा दिया था। इसलिए उसे मुकम्मल यकीन था कि ये लोग उसका जिस्म छलनी करने में एक लम्हे की भी देर ना लगाएंगे। पहले तो उसे उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर डिशमे की काल की वजह से वो किसी वजह से ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन अब जब फिर डॉक्टर डिशमे ने दोबारा काल करके भी हतमी तौर पर कह दिया था कि उसे अब स्पेशल वे खोलने की ज़रूरत नहीं रही, तो अब तो वाकई उन लोगों को नज़रों में से ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा ना रह गया था। वो ये बात भी सच थी कि लेबॉर्ट्री का कोई नक्शा वाकई मौजूद ना था। मुझे पानी पिलाओ, मैं बताता हूँ, सयाफ ने हकलाते हुए कहा। उसे कुर्सी पर बिठाओ और पानी पिलाओ, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। तो तनवीर उसे बाजू से पकड़कर बाकी कुर्सी की तरफ ले गया और उसे कुर्सी पर धकेल दिया, जबकि सिद्दीकी ने एक तरफ रखे हुए जग में से ही 7 बड़े गिलास में से पानी अंडेला और उसे सयाफ के मुंह से लगा दिया। सयाफ गटागट करके सारा पानी पी गया। पानी पीने से उसकी जिल्द उसकी हल्दी की तरह जर्द पड़े हुए चेहरे पर कदरे सुर्खी आ गई। सुनो सयाफ, तुमने अपने साथी का हशर देख लिया है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठकर तुम्हारे पास साथ बातचीत करते रहें। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है कि शायद डॉक्टर डिशमे को तुम कोई चक्कर देकर लेबॉर्ट्री का कोई रास्ता खुलवा सको, लेकिन उस स्पेशल ट्रांसमीटर की कारकर्दगी ऐसी है कि अगर उसमें आवाज़ बदल कर बात की जाए तो ये दूसरी तरफ असल आवाज़ ही ट्रांसमिट कर देता है, वरना मैं खुद तुम्हारी आवाज़ में डॉक्टर डिशमे से बात करके कोई ना कोई हल निकाल लेता। अब जब बहरहाल तुम डॉक्टर डिशमे को कॉल करने में नाकाम रहे हो और अब उसने हतमी तौर पर कह दिया है कि उसे अब स्पेशल वे खोलने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए अब हकीकत में तुम्हारे ज़िंदा रख कर कोई खतरा मोल लेने की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि कोई लेबॉर्ट्री का कोई नक्शा मौजूद नहीं, लेकिन हमें बहरहाल हर सूरत में लेबॉर्ट्री या उस ऑपरेशन फील्ड के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है। तुमने बताया है कि तुम लुबानों से भी पहले जहाँ मौजूद हो। लेबॉर्ट्री तुम्हारे सामने तामीर हुई, इसलिए तुम्हें लाजमन कोई ना कोई ऐसा रास्ता मालूम होगा जिससे उसे खोला जा सके। इसलिए तुम्हें ज़िंदगी बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे जहन में कोई रास्ता है तो बता दो। अगर तुम्हारी बात दर हकीकत सच निकली तो मेरा वादा कि तुम्हें ज़िंदा रखने दिया जाएगा, मेरा वादा, वरना। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। और इमरान की इस तवील बात के दौरान कुर्सी पर बैठा सयाफ का रंग लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। रास्ता तो मौजूद है, मगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। मैं रोस्याही अपनी मौत गवारा कर सकता हूँ, लेकिन रोस्याही लेबॉर्ट्री को तुम्हारे हाथों तबाह नहीं होने दूंगा, जकला सयाफ ने इंतहाई मजबूत लहजे में कहा। और इमरान डराता हुआ उसकी तरफ लिपकने ही लगा था कि इमरान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लाला, ये लेबॉर्ट्री लाखों मुजाहिदीन की हलाकत और बहादुरस्तान को हमेशा के लिए रोसिया का गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है। सयाफ कहता है कि उसे रास्ता मालूम है, लेकिन वो रोसिया की खातिर मौत कबूल कर सकता है, लेकिन उसे बता नहीं सकता। तुम बहादुरस्तान की खातिर इससे रास्ता मालूम कर सकती हो, इमरान ने लाला से मुखातिब होकर कहा। हाँ, वक्त मत ज़ाया करो इमरान, मैं अभी इससे उगलवा लेता हूँ, तनवीर ने भड़क कर कहा। मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ, कोई तरीका बताओ, लाला ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हारे लिए बड़ा सादा सा तरीका है। तुम सरदार की बेटी हो, तुम्हें पहचान होगी आसाश पत्थर की, जिसे यहाँ पाकिस्तान के सरदार गद्दारों को सज़ा दिया करते हैं। सयाफ को बाहर ले जाओ और उसे वही सज़ा दे दो। तनवीर तुम्हारे साथ जाएगा, ये तुम्हारी मदद करेगा, इमरान ने सद लहजे में कहा। और हाँ, फिर तो इसकी रूह भी सदियों तक चीखती रहेगी, ठीक है, लाला ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कुर्सी से उछलते हुए कहा। क्या कैसी सज़ा? सयाफ ने एक बार फिर जल्द पड़ते हुए लहजे में कहा। बड़ी सादा सी सज़ा है सयाफ। इन पहाड़ियों में एक खास किस्म का पत्थर पाया जाता है जिसे आसाश पत्थर कहते हैं। उस पत्थर को तोड़कर उसके चंद रेजे तुम्हारी दोनों आंखों में डाल दिए जाएंगे, उस बाद और बस सज़ा शुरू, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये होलनाक सज़ा है, सयाफ ने यकलखत इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा, जबकि तनवीर के साथ साथ बाकी साथियों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात भर आए थे। ये कैसी सज़ा है? क्या पत्थरों से संसार किया जाता है? तनवीर ने सयाफ की बदलती हुई हालत देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, संसार नहीं किया जाता। उस पत्थर की जहाँ की सरदारों को खास तौर पर पहचान कराई जाती है, वरना बज़ाहिर यह आम सा पत्थर ही लगता है। जब इसके रेज़े इंसानी आंखों में पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है? तो जो कुछ होता है वो बस वो नाकाबिल बयान है। शायद ही दुनिया में इससे ज़्यादा होलनाक और दहशतनाक कोई और सज़ा हो। फिर इसमें
लुत्फ़ ये कि इंसान को मरने में कई दिन लग जाते हैं और कई दिन जिस तरह उस पर गुजरते हैं वो नाकाबिल बयान हो जाते हैं। लाला, उसे ले चलो, तनवीर को पत्थर दिखाओ, ये तोड़कर उसकी आंखों में उसके रेज़े डाल देगा। इमरान ने कहा, ठीक है चलो तनवीर, उसे ले चलो। उन लोगों के लिए वाकई यही सज़ा होनी चाहिए, लाला ने होंठ बींचते हुए कहा और तनवीर ने सर हिलाते हुए सियाफ को एक बार फिर गिरेबान से पकड़ा। नहीं नहीं, ये होलनाक सज़ा मत दो मुझे, मैं बताता हूँ वो रास्ता ऑपरेशन फील्ड से मगरबी पहाड़ियों में निकलता है। मत दो मुझे ये होलनाक सज़ा, फॉर सेक मुझे ये सज़ा मत दो। सियाफ ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, ओके चलो हमारे साथ, उन पहाड़ियों में ये पत्थर वहाँ भी मिल जाएगा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और उसके साथ ही उसके सब साथी भी उठ खड़े हुए। अपनी महसूस बैग में वो पहले ही तलाश करके हासिल कर चुके थे। वैसे भी यहाँ सिक्योरिटी ऑफिस में जदीद तरीन असलहा का काफ़ी बड़ा जहीरा मौजूद था, वहाँ से भी वो खासा ताकतवर असलहा ले चुके थे। लेकिन अब जबकि पहाड़ियों की बात सामने आई थी तो इमरान ने सफदर को जहीरे से रॉकेट गन्ने भी लेकर आने के लिए कह दिया। वो रास्ता एक सुरंग की तरह का है जिसमें से ऑपरेशन फील्ड में पैदा होने वाला कीमियाई फजला बाहर पहाड़ियों में फेंका जाता है, लेकिन उस रास्ते को कोई खास मादे के साथ बंद कर दिया गया है। उसे बाहर से नहीं खोला जा सकता, मुझे तो यही बताया गया था। मैं उस रास्ते तक तुम्हें ले जा सकता हूँ, आगे उसे खोलना तुम्हारा अपना काम होगा, सियाफ ने खौफजदा लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दो ग्रुपों की सूरत में उस बिल्डिंग से निकलकर मगरबी पहाड़ों तक जाने के लिए रवाना हो गए। आगे लाला, सियाफ और तनवीर थे, जबकि पीछे इमरान, सफदर, कैप्टन शकील और सिद्दीकी थे। ये कैसी सदा है इमरान साहब, क्या सियाफ इस कदर खौफजदा हो गया है? वरना तो उसका चेहरा बता रहा था कि वो हर किस्म के तशद्दुद के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका है। सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा, हाँ इसलिए मैंने तनवीर को रोक दिया था, वरना ये शख्स लाजमन मर जाता लेकिन रास्ता ना बताता। लेकिन बहादुरस्तानी जो सज़ा गद्दारों को देते हैं वो इसी कदर होलनाक होती है कि उस जैसी इबरतनाक सज़ा शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता हो। उस पत्थर की रेतों को जब आँख में डाला जाता है तो वो लाजमन आँख में अटकने लगते हैं, इसलिए आदमी मजबूरन आँखों को दोनों हाथों से बेइख्तियार मलता है। लेकिन इस पत्थर में एक खास अंसर होता है जो आंसुओं से मिलने के बाद एक खुशबूदार मादे में तब्दील हो जाता है कि जिसकी खुशबू यहाँ पहाड़ियों में मौजूद पहाड़ी बिच्छुओं, सुरख चूंटियों और इसी तरह की और सैकड़ों हशरातुल आरिस को अपनी तरफ खींच लेती है। जब ये मादा आदमी के हाथों पर लगता है तो फिर इन हाथों की वजह से उसके जिस्म, लिबास के दूसरे हिस्सों पर भी लग जाते हैं। उसके बाद उस आदमी को पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। फिर यूँ समझो कि सैकड़ों खौफनाक बिच्छू, जहरीले चूंटे और ऐसे ही हशरातुल आरिस ना जाने किधर किधर से निकल कर उसे घेर लेते हैं। वो जिस कदर उसे भागता है ये उस कदर ज़्यादा तादाद में उसे घेरते हैं। उन जहरीले कीड़ों के काटने से उसका जिस्म फूल कर पिघल जाता है। जिस्म पर बेशुमार आंवले पड़ जाते हैं जो मुसलसल फटते रहते हैं और बनते रहते हैं। कीड़े उसका ताक़ुब करते रहते हैं और उसे काटते रहते हैं और ऐसा कम से कम 3-4 दिन तक होता रहता है। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब तुम खुद सोच लो इसका क्या हशर होता होगा, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। और ना सिर्फ सफदर बल्कि सारे साथियों के जिस्म इस होलनाक और दहशतनाक सज़ा का तसव्वुर करके ही कांप उठे। इसलिए सियाफ भी ये बताने पर मजबूर हो गया था, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, वो चूँकि तवील अरसे से यहाँ रह रहा है इसलिए लाज़मन उसे इस सज़ा का इल्म होगा और चूँकि ये सज़ा किसी भी इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है इसलिए उसे मजबूरन बोलना पड़ा। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन क्या अब आपको उस पत्थर की पहचान नहीं है जो आपने लाला के ज़िम्मे ये काम लगाया था? सफदर ने कहा, मुझे तो मालूम है, लेकिन अगर मैं खुद ये काम करने का कहता तो सियाफ को मुझ पर कभी यकीन ना आता, क्योंकि उसकी नज़र में मैं अजनबी हूँ। इसलिए वो यही समझता कि हमने सज़ा के बारे में कहीं सुन रखा है, हमें इस पत्थर की पहचान किस तरह हो सकती है, जबकि यहाँ के रहने वाले आम बाशिंदे भी उसे नहीं पहचान सकते। सिर्फ सरदारों को उसकी खास पहचान का इल्म होता है। इसलिए मैंने कहा था कि लाला सरदार की बेटी है, उसे इस पत्थर का इल्म होगा। और सियाफ को इस वजह से यकीन आ गया कि उसे ये सज़ा दी जा सकती है, चनाचे उसने फ़ौरन ही रास्ते के मुतालिक बता दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर और बाकी साथी हैरत से सर हिला गए। वो सब यही सोच रहे थे कि इमरान बज़ाहिर तो आम सी बात कर रहा होता है, लेकिन इस बात में न जाने कौन कौन से पहलू पोशीदा होते हैं कि उसकी बज़ाहिर आम बात असल आदमी के लिए आम नहीं होती।